हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हर्षवीरा। कौन बनेगा करोड़पति सीजन 5 के कंटेस्टेंट मिस्टर सुशील कुमार यादव को तो आप जानते ही होंगे, जिन्होंने 2011 में कौन बनेगा करोड़पति से 5 करोड़ रुपए जीते थे, यानी टैक्स काटने के बाद इफेक्टिवली करीब 3.5 करोड़ रुपए। इतने पैसों से कोई भी इंसान अपने सारे सपने पूरे कर सकता है। लेकिन मिस्टर सुशील कुमार यादव कुछ ही वक्त में बैंकरप्ट हो गए। लेकिन आखिर ये कैसे हुआ? तो दोस्तों, ये हुआ था ड्यू टू हिज फाइनेंशियल मिस्टेक्स। इवन वर्ल्ड फेमस पॉप सिंगर एंड मून वॉक किंग दी माइकल जैक्सन की डेथ के वक्त वो ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने वाले थे और उनके ऊपर करीब $400 मिलियन का कर्ज था। आई नो, ये सुनकर आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं होगा, क्योंकि जिस पॉप सिंगर ने अपने म्यूजिक एल्बम से बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए थे, वो आखिर बैंकरप्ट कैसे हो सकता है? वेल, ये सब हुआ था ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ में फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और आज हम बात करने वाले हैं ऐसी 10 फाइनेंशियल मिस्टेक्स के बारे में जो इंसान को बर्बाद कर सकती है। नंबर 1, स्पेंडिंग मोर देन व्हाट यू एक्चुअली अर्न। अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद ज्यादातर लोग अच्छी नौकरी ढूंढ लेते हैं जहां उन्हें एक रीजनेबल सैलरी ऑफर की जाती है बेस्ड ऑन देयर स्किल, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। लेकिन कई लोग अपनी सैलरी से भी ज्यादा पैसे खर्च करने लगते हैं बाय अवेलिंग क्रेडिट, और अगर गलती से आप उस क्रेडिट का रीपेमेंट नहीं कर पाए तो दोस्तों आप डेट ट्रैप में फंस जाएंगे। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मेरा दोस्त सनी अपनी MBA की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद JP Morgan में एज अ रिसर्च एनालिस्ट सिलेक्ट हुआ था, जहां उसकी मंथली सैलरी करीब 65,000 रुपीज थी। सनी इतने पैसे देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और वो हर नई चीज खरीदने लगा था, नए जूते, नए कपड़े, नए मोबाइल फोन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जब इन सब के लिए उनको पैसे की कमी पड़ने लगी, तब उसने क्रेडिट कार्ड यूज करना शुरू कर दिया, जिस पर उसको बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता था। मुझे आज भी वो दिन याद है जब अपनी जॉब के सिर्फ 6 महीनों बाद ही सनी के ऊपर करीब 4 लाख रुपयों का कर्ज था इन द फॉर्म ऑफ पर्सनल लोन एंड क्रेडिट कार्ड ड्यूज। इसके अलावा उसने अपने मोबाइल फोन के लिए जो EMI सिलेक्ट की थी वो अलग से। और इसीलिए दोस्तों, आपको अपनी इनकम से ज्यादा स्पेंड कभी नहीं करना चाहिए, वरना आप भी ऐसे ही डेट ट्रैप में फंस सकते हो। नंबर 2, नॉट फॉलोइंग 50-30-20 रूल। ये 50-30-20 फाइनेंशियल प्लानिंग का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बजटिंग रूल है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, किसी भी अर्निंग पर्सन को अपनी इनकम का 50% हिस्सा नेसेसिटीज के लिए अलोकेट करना चाहिए, लाइक ग्रोसरीज, रेंट, EMI, यूटिलिटी बिल पेमेंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 30% हिस्सा वॉन्ट्स की तरफ अलोकेट करना चाहिए, लाइक ट्रैवलिंग, एंटरटेनमेंट, जिम मेंबरशिप, बाइंग न्यू गैजेट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड रिमेनिंग 20% हिस्सा सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट के लिए रखना चाहिए। जो लोग अपनी लाइफ के अर्ली स्टेज से ही इस गोल्डन बजटिंग रूल को फॉलो करते हैं, वो लोग अपनी लाइफ को एंजॉय करने के साथ साथ बहुत ही जल्द फाइनेंशियल फ्रीडम भी अचीव कर लेते हैं। लेट्स से यू आर अर्निंग 40,000 रुपीज पर मंथ का सैलरी। अगर आप अपनी इनकम का सिर्फ 20% दैट इज 8,000 रुपीज हर महीने म्यूचुअल फंड SIP में इन्वेस्ट करने लगो, तो आज से 30 साल बाद आपके पास करीब 4.5 करोड़ रुपए जमा हो जाएंगे। और इन पैसों को किसी अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करके आप एक अच्छी रेगुलर इनकम अर्न कर सकते हो और आपको कभी जॉब करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन जो लोग इस बजटिंग रूल को फॉलो नहीं करते हैं, रिटायरमेंट के वक्त उनके पास कोई पैसे नहीं बचते हैं और अपनी आगे की जिंदगी उन्हें लोगों के पास हाथ फैलाने पड़ते हैं। कई लोगों की जिंदगी इतनी बदतर हो जाती है कि उन्हें फाइनली किसी ओल्ड एज हाउस में चले जाना पड़ता है ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। नंबर 3, नॉट प्लानिंग योर टैक्सेस। टैक्स आपकी इनकम का वो हिस्सा है जो आप हर साल गवर्नमेंट को पे करते हो। इंडिया जैसी डेवलपिंग इकोनॉमीज में इनकम टैक्स रेट्स बहुत हाई है, अप टू 30%। और अगर आपने अपने टैक्सेस को सही तरीके से प्लान नहीं किया तो शायद आपको जरूरत से ज्यादा टैक्स भरना पड़ सकता है। इंडियन टैक्सेशन लॉ में एक इंडिविजुअल के लिए अपनी इनकम टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए बहुत सारे तरीके दिए हैं बाय यूजिंग एग्जम्पशन एंड डिडक्शंस। आपको पहले से ही अपने टैक्सेस को प्लान कर लेना चाहिए और अवेलेबल एग्जम्पशंस एंड डिडक्शंस का मैक्सिमम एडवांटेज लेना चाहिए। लाइक एग्जांपल, अगर आप अपनी इनकम का कुछ हिस्सा पहले से ही PPF, ELSS, ULIP, टैक्स सेविंग FD या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जैसी अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करते हो, तो उन पैसों पर आपको टैक्स नहीं भरना पड़ता है और तो और इससे मिलने वाले रिटर्न्स भी टैक्स फ्री हो जाते हैं। नंबर 4,
availing debt unnecessarily. Taking debt is like having a double-edged sword in your hand. यानी अगर आप डेट का सही इस्तेमाल करो तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपने इसका गलत इस्तेमाल किया तो ये उतना ही बुरा है। लाइक एग्जाम्पल, अगर आप एक रेंटेड हाउस में रहते हो जहां आपका मंथली रेंट करीब 15,000 रुपीज है, अब अगर आप इसके बदले में एक होम लोन लेकर घर खरीद लेते हो और वही सेम अमाउंट की EMI भरने लगते हो तो ये एक बेटर डिसीजन है। यहाँ आपने जो डेट लिया है वो आप एक असेट क्रिएट करने के लिए यूज कर रहे हो, यानी ये आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। लेकिन अगर आपने ये डेट आपके डे टू डे एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए लिया जो कि आपकी इनकम से भी ज्यादा है, तब यह बहुत ही बुरी चीज है और ये बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि अब आपकी इनकम से आपको सिर्फ अपने डे टू डे एक्सपेंस ही नहीं बल्कि वो इंटरेस्ट का भी पेमेंट करना पड़ेगा। इस इंटरेस्ट के पेमेंट के लिए आप कहीं और से और ज्यादा लोन लेने की कोशिश करोगे और ये सिलसिला यूं ही चलते रहेगा और आप एक डेट ट्रैप में फंस जाओगे। नंबर 5, हैविंग टू मेनी क्रेडिट कार्ड्स। क्रेडिट कार्ड को लोग एक हाई क्लास डेट के जैसे कंसीडर करते हैं। सोसाइटी में कई लोग क्रेडिट कार्ड को एज अ सिंबल ऑफ स्टेटस की तरह ट्रीट करते हैं और इसीलिए कई लोग एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं। कई लोग अलग अलग क्रेडिट कार्ड की अलग अलग ऑफर्स को अवेल करने के लिए भी मल्टीपल क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं। पहले तो ये सारे क्रेडिट कार्ड आपको फ्री में इशू किए जाते हैं, लेकिन बाद में उन कार्ड्स पर एनुअल फीस चार्ज की जाती है जो कि इफेक्टिवली उन कार्ड से मिलने वाले बेनिफिट से कहीं ज्यादा होती है। एज पर रिसर्च एक नॉर्मल पर्सन को ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 क्रेडिट कार्ड रखने चाहिए। एज पर जुलाई 2022 डेटा, देयर आर मोर देन 78 मिलियन क्रेडिट कार्ड इशूड इन इंडिया। यहाँ कस्टमर ने यूज की हुई क्रेडिट लिमिट के बेसिस पर हर महीने क्रेडिट कार्ड कंपनी एक बिल भेजती है जो कि 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। नंबर 1, total dues, and number 2, minimum dues, which is approximately 5% of total due. It is compulsory to pay minimum due every month, वरना कस्टमर पर पेनल्टी लग जाती है। बहुत से लोग सिर्फ मिनिमम ड्यूज पे करते रहते हैं और रिमेनिंग अमाउंट को ऐसे ही आउटस्टैंडिंग बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करते रहते हैं। इस रिमेनिंग अमाउंट पर कोई पेनल्टी तो नहीं लगती, लेकिन बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, which may go up to 48% per annum. Number 6, not checking credit score. Credit score is a 3-digit number between 300 to 900 calculated by a credit bureau using your credit history. जब भी आप कोई लोन या क्रेडिट कार्ड लेते हो तब से आपका क्रेडिट स्कोर जनरेट होना शुरू हो जाता है। हाई क्रेडिट स्कोर रिप्रेजेंट्स हाई क्रेडिट वर्थीनेस ऑफ बोरोवर, जिससे आपको फ्यूचर में आसानी से और ज्यादा लोन मिल सकता है और वो भी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। कई लोग रेगुलरली अपना क्रेडिट स्कोर चेक नहीं करते हैं और जब उन्हें एक्चुअली में कोई लोन लेना होता है तब उन्हें पता चलता है कि उनका क्रेडिट स्कोर बहुत ही लो है, जिसकी वजह से उन्हें लोन ही नहीं मिल पाती है। तो दोस्तों, आपको शुरू से ही अपना क्रेडिट स्कोर रेगुलर बेसिस पर चेक करते रहना चाहिए और अपने क्रेडिट कार्ड ड्यूज को या EMIs को टाइम पर पे कर देना चाहिए विदाउट एनी डिफॉल्ट्स। नंबर 7, नॉट मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स। जब तक आपके पास एक अच्छी जॉब है और उससे आपको सैलरी के फॉर्म में एक रेगुलर इनकम मिल रही है, तब तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कभी आपका एक्सीडेंट हो गया या आप बीमार हो गए या किसी और रीजन से आपकी जॉब चली गई, तब आपको रियल प्रॉब्लम का पता चलेगा। रिसेंटली Amazon, ट्विटर, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, बायजूस जैसी कई कंपनीज ने हजारों एम्प्लॉइज को काम से निकाल दिया है और आज इनमें से कई एम्प्लॉइज की जिंदगी खतरे में है। ये किसी भी एम्प्लॉय के साथ हो सकता है और ऐसी सिचुएशन के लिए आपको पहले से ही तैयार रहना चाहिए। हर सैलरीड पर्सन को अपनी पहली पगार मिलने के दिन से ही रेगुलर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर देनी चाहिए, ताकि जब भी उन पर ऐसी मुसीबत आए तब यही सेविंग और इन्वेस्ट किए हुए पैसे उन्हें काम आ सके। नंबर 8, नॉट फैक्टरिंग इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन रिफर्स टू जनरल राइज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वक्त के साथ साथ सारी चीजों के दाम बढ़ते हुए आपने जरूर देखा होगा। एग्जाम्पल के तौर पर 2010 में एक कप ऑफ कॉफी 25 रुपए में मिल जाती थी। 2015 में वही सेम कप ऑफ कॉफी 40 रुपए की मिलने लगी और 2020 में वही सेम कॉफी 60 रुपए में मिलने लगी। इसी को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। अगर आप अपने पैसों को बचाकर सिर्फ घर की तिजोरी में रखोगे तो ये बढ़ने वाले नहीं है और वक्त के साथ साथ उसकी परचेजिंग पावर और भी कम होती चली जाएगी। आपको अपने पैसों को ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना चाहिए जहां से आपको एटलीस्ट इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न मिल पाए। कई लोग अपने पैसों को सेविंग बैंक अकाउंट या फिर बैंक FD में इन्वेस्ट करके खुश हो जाते हैं,
इंडिया में करंट रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज अराउंड 6 to 7% पर एनम। अगर आपके इन्वेस्ट किए हुए पैसों से आपको 7% से कम रिटर्न मिल रहा है तो इफेक्टिवली आपके पैसों की वैल्यू कम हो रही है। म्यूचुअल फंड एक बेस्ट मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है जहां आपको एनुअली 12 to 15% तक का रिटर्न मिल जाता है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के दो तरीके होते हैं। नंबर 1, रेगुलर इन्वेस्टमेंट थ्रू SIP जो कि हर सैलरीड पर्सन के लिए सजेस्टेबल है, और दूसरा वन टाइम इन्वेस्टमेंट थ्रू लमसम जहां आप एक ही बार में एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप भी सैलरीड पर्सन हो तो आपको आज से ही म्यूचुअल फंड SIP में इन्वेस्टमेंट शुरू कर देनी चाहिए, जहां हर महीने आप थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट करते जाओगे और फ्यूचर में वो एक बड़ा कॉर्पस बन जाएगा। नंबर 9, नॉट प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट। हर एम्प्लॉय एक पर्टिकुलर एज के बाद रिटायर जरूर हो जाता है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको रिटायरमेंट के बाद रेगुलर पेंशन मिल जाती है, लेकिन अगर आप किसी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हो तो रिटायरमेंट के बाद भी आपको पेंशन के फॉर्म में कोई रेगुलर इनकम नहीं मिलने वाली है, और इसीलिए आपको अभी से अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए म्यूचुअल फंड, NPS, PPF जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज को आप अपना सकते हो। नंबर 10, टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क। भाई डायलॉग बाजी ठीक है, लेकिन इसमें बहुत रिस्क है। रिस्क है तो रिस्क है। हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क इन्वॉल्व होता है और बिना रिस्क के आप हाई रिटर्न नहीं कमा सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको लिमिट से ज्यादा रिस्क ले लेना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास शेयर्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर, बैंक FD, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, गोल्ड जैसे कई सारे ऑप्शंस हैं। ज्यादा रिटर्न्स की लालच में आकर आपको अपने सारे पैसे किसी एक ऐसे एसेट क्लास में इन्वेस्ट नहीं कर देने चाहिए जहां आपका रिस्क बहुत ज्यादा हो। अपने रिस्क को कम करने के लिए आपको अपने पैसों को अलग अलग एसेट क्लास में डाइवर्सिफाई कर देना चाहिए, ताकि अगर कोई एक एसेट क्लास से आपको लो रिटर्न्स भी मिल जाए तो भी बाकी एसेट क्लासेस से मिलने वाले रिटर्न्स ओवरऑल आपको पॉजिटिव रिटर्न्स ही दे दे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।